एक रात मैं अकेली अपनी सहेली की शादी से वापस आ रही थी। रास्ते में किसी आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले गया। मेरे साथ ज्यादती करके मुझे वहीं फेंक दिया। मैं चुपके से घर आ गई। मैं हामला हो गई। ये बात मेरी होने वाली सास को मालूम थी, फिर भी इन्होंने अपने बेटे की शादी मुझसे की और सख्ती से कहा कि अपने ससुर को कभी अपना चेहरा न दिखाना। लेकिन एक मरतबा ससुर ने चेहरा देख लिया तो वो उसी वक्त सदमे से मर गई और मरने से पहले हाथ जोड़कर जो बोले तो ये सुनकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो उस दिन सख्त सर्दी थी जब मैं डॉक्टर के पास से होकर वापस आई। डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मैं सदमे से खड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मैं हामला हूँ। अपनी रिपोर्ट हाथ में थामे बुझे हुए कदमों से मैं घर में दाखिल हुई तो खाला ने मेरी ऐसी कैफियत देखकर मुझे जल्दी से चाय बना कर दी कि शायद तुम्हें ठंड लग रही हो, मगर मैंने चाय को हाथ तक न लगाया और खाला के कंधे पर सर रखकर रो दी। वो घबरा गई थी और बार बार मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ मुकद्दस, खैरियत है ना? मगर जैसे जैसे वो पूछ रही थी वैसे ही मेरे रोने में शिद्दत आती जा रही थी। बल आखिर रो रोकर जब मैं थक गई तो खाला ने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और सोने का बोला। रोने के बाद इस कदर शदीद थकावट हो चुकी थी कि लेटते ही मेरी आंख बंद होने लगी। यहाँ तक कि मैं सो गई। रात को आंख खुली तो खाला ने बताया आज खालू घर वापस नहीं आएंगे, इनकी रात की ड्यूटी है। तो खाना खाकर मैं फिर से लेट गई। जब वो मेरे लिए एक गर्म गिलास दूध का लाई और जबरदस्ती मुझे पिला दिया। दूध पीकर मैं फिर से लेटने लगी तो वो बोली, मुकद्दस क्या परेशानी है मेरी बच्ची, मुझे बताओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, जो भी बात है खुल कर करो बेटा। मैं चंद लम्हे सोचती रही। पहले सोचा कि नाम बताऊं, लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं थी। अपनी उंगलियां चटखाते हुए मैंने खाला को बताया कि मैं हामला हूँ। ये सुनकर वो जहां की तहां रह गई और मेरा पूरा चेहरा फिर से आंसुओं में तर हो चुका था। मुकद्दस क्या कह रही है तू, कब हुआ ये सब, तू किसी को पसंद करती है? अब खाला के अल्फाज बहुत सोच सोच कर अदा हो रहे थे और मैं हनूसे नफी में सर हिलाती जा रही थी। फिर बता ना कैसे हुआ ये सब, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बोल वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन जानती है जब मैं मिसबा के घर गई थी तो वापसी पर रात हो गई थी। खाला ने जल्दी से सर हिलाया और मुझे बात जारी रखने को बोला तो गली में अकेली वापस आ रही थी जब एक शख्स ने अंधेरे में मेरा मुंह बंद किया और मुझे खाली फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ जुल्म कर दिया। कल मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि मैं हामला हूँ। इसे कहकर मैं फूट फूट कर रो दी और खाला गुमसुम सी मेरी बात सुन रही थी। जब मैंने बात खत्म की तो उनकी आंखों से भी लड़कियों की सूरत आंसू बह निकले। पूरी रात हम दोनों ऐसे ही जागते रहे। खाला बार बार मेरा माथा चूमती और मुझे हिम्मत देती। मैं भी किसी बेजान चीज की तरह दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मैंने जितना बताया खाला ने वो सुन लिया। इसके अलावा एक लफ्ज तक मुझसे ना पूछा, ना ही कोई खरीद की। अगर इनकी जगह मेरी अपनी माँ भी होती तो वो कहीं ना कहीं मुझे जुर्म मुजरिम ठहरा देती कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा। मगर खाला ने एक लफ्ज तक मेरे खिलाफ नहीं बोला। वो तो बस गम में हाथ उठाए अल्लाह से शिकवा करने में मसरूफ थी और बार बार खुद को सरनशीश करने लगी कि बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म हो गया और कैसी मुसालिम औरत हूँ मैं कि इसका दुख ही ना जान पाई। इसमें गलती इनकी नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ था उस रोज मेरे कजन यानी खाला के बेटे का वलीमा था और वलीमे के बाद मैं मिसबा को उसके घर छोड़ने गई थी, क्योंकि वो अकेले जाते हुए बहुत डरती थी। मजीद इसका भाई था, शहर में नहीं था, लेकिन मैं अपने भाई को बहुत बहादुर और कोई झांसी की रानी समझती थी। मुझे कभी डर नहीं लगा, यहाँ तक कि खाला और खालू ने भी मुझे कभी रात हो जाने के खौफ से सहेली के घर जाने से नहीं रोका। तो मुझे भी इत्मीनान कूट कूट कर भरा था। मैं मिसबा को छोड़कर वापस आई तो सारे डर और खदशात ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया और मैं ऐसी टूटी कि अब तक नहीं संभल पाई। सुबह फजर तक मैं इसी तारीख जगह पर लेटी रही। फिर उठकर हिम्मत मुज्तमा के पास लगे नलके से मुंह धोया और घर को चली आई। हमारे घर का पीछे वाला दरवाजा हमा वक्त खुला होता था, इससे कोई कुंडी नहीं लगाता था, तो मैं वहां से दाखिल हुई। चूंकि शादी वाला घर था और मेहमान बहुत ज्यादा थे, इसलिए किसी को भी मेरा ख्याल नहीं था। मैं सीधा छत पर बने स्टोर रूम में चली गई और खोलिया वगैरह दुरुस्त किया। यही मेरी हिम्मत की दलील थी। इतना सब हो जाने के बावजूद मैं पूरे हवासों में खड़ी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में मसरूफ थी। अब जो हो चुका था मैं उसे वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि या तो उसे बर्दाश्त करूं या फिर बताकर अपना तमाशा बनवा लूं। हमारे मोहल्ले में ही पहले भी ऐसा हुआ था। एक लड़की के साथ किसी ने ज्यादती की और सब लोगों को इल्म हो गया, क्योंकि वो लड़की मेरी तरह दिलेर नहीं थी और इसके रोने ने सबको खबर कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि पूरे मोहल्ले ने उस लड़की के घर वालों पर थू थू की और इसके बाद लड़की की शादी ना हुई, ना ही इसकी बहनों के रिश्ते कहीं हुए। बल आखिर मजबूर होकर एक रात वो सब ये इलाका छोड़ गए। यही बात जहन में आते ही मैंने खुद को संभाल लिया। अगले रोज मेहमान चले गए, लेकिन खाला को मैंने कुछ भी नहीं बताया। फिलहाल मैं इनकी खुशियों को देखूं मैं नहीं बदल सकती थी। अभी नई नवेली बहू लेकर
लेकर आई थी वो तो कैसे मैं इनके रंग में भंग डाल देती। सो चुपचाप इस गम को कड़वे घूंट की तरह ही पी गई। अब मैं बहुत चुप रहती थी। खाला को भी शायद इसलिए महसूस नहीं हुआ था क्योंकि अब वहाँ आयशा भी आ गई थी, तो इससे बातें वगैरह करती रही। मेरे लिए भी ये अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे साथ हमदर्दी करे या मुझे मरकज निगाह बनाकर मेरे मुतालिक कोई बात करे। शायद सारी उम्र ऐसे ही चुपचाप निकल जाती अगर मेरी तबीयत गिरी गिरे ना रहने लगती। मैं तो डॉक्टर के पास कभी ना जाती, लेकिन खाला ने जबरदस्ती मुझे भेजा कि जाओ जाकर चेक करवाओ, कहीं अंदर ही अंदर कोई बुखार ना हो। मैंने इन्हें लाख मना किया मगर वो खुद चादर उठाकर मेरे साथ चलने को तैयार थी, जिस पर ना चाहते हुए भी मुझे हामी भरनी पड़ी। अच्छा ठीक है, एक बार आयशा और भाई को जाने दे, फिर मैं चली जाऊंगी। मेरा यही ख्याल था कि अगर कोई बात खुले तो भाई और आयशा घर पर ना हो। और कल वो सैरो तफरीह के लिए पाकिस्तान के शुमाली इलाके जात की तरफ जा रहे थे। इनके घर से निकलते ही मैं भी डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन आगे डॉक्टर ने जो रूह दहला देने वाली खबर सुनाई, उसे सुनकर मुझे यही लगा कि अब मैं कभी खाला के सामने सर नहीं उठा सकूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है। अगर माँ होती तो शायद मेरी हालत को समझती, मुझे बुरा भला ना कहती, लेकिन मैं गलत थी। उन्होंने तो उफ तक ना कहा था। इस वक्त मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई कि पूरी जिंदगी इस खाला की मोहब्बत तले गुजार दी और आज तक मैं इन्हें समझ ना पाई। बचपन में मेरे वालिदैन ने भी मुझे रखने से इनकार कर दिया, तो यही वो नेक खातून थी जो आगे बढ़ी और मुझे अपनी गोद में भर लिया। हमारे खानदान में कोई गरीब घराने से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि सब लोग पढ़े लिखे और अच्छे ओहदे पर फाइज थे। मेरे वालिद डॉक्टर थे। वो पढ़ लिख तो बहुत गए मगर अपनी सोच को कभी ना बदल सके। हम लोग 5 बहनें ही थी। बाबा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन इनकी बदकिस्मती या किस्मत के खेल खुदा ने इन्हें बेटे से नहीं नवाजा। इस बात का गुस्सा वो मेरी माँ पर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन दोनों की पसंद की शादी थी। मेरी माँ और बाबा दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वहीं से वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी जैसे पाक बंधन में बंध गए। बाबा ने बहुत पढ़ा, लेकिन इनकी जाहिलियत इन्हें ले डूबी। वो इस कदर कदामत पसंद थे कि माँ को प्रैक्टिस नहीं करने दी, यहाँ तक कि माँ ने हाउस जॉब भी नहीं की और बाबा के साथ ब्याह कर इनके घर आ गई। फिर जब पहली बेटी की पैदाइश हुई तो इस पर सभी ने खुशी का इजहार किया और बनता भी था। वैसे भी सारी खुशियां सिर्फ बड़े बच्चों का ही मुकद्दर ठहरती हैं। हम छोटों को तो कच्चे की मानत फेंक दिया जाता है। पहले के बाद दूसरी फिर कम खुशी हुई। मेरी माँ भी बाबा के रंग में इस कदर ढल चुकी थी। वो दिन कहते तो माँ रात को दिन बोल देती। अगर बाबा खुश होते तो वो खुश होती, अगर बाबा के सर में दर्द होता तो माँ को बुखार हो जाता। उन दोनों की आपसी मोहब्बत मसाली थी, मगर औलाद के खाने में मार खा गए। इसी तरह दूसरी तीसरी बेटी और फिर चौथी बेटी तक औलाद की मोहब्बतें न जाने कहां जा सोई। बाबा खुद को कुरते थे कि डॉक्टर होने के बावजूद वो बीवी को कोई ऐसी दवा नहीं दे सके थे जो लड़का पैदा करे। आखिरी कोशिश के नतीजे में मेरी पैदाइश हुई। बाबा ने तो मुझे देखा भी नहीं था और खाला से कहा कि अगर तुम ये लड़की लेना चाहती हो तो मैं बखुशी देने को तैयार हूँ। खाला को क्या चाहिए था? इनका सिर्फ एक ही बेटा था जो इस वक्त 7 साल का था। अफनान के बाद वो माँ नहीं बन सकी थी। इन्हें बेटी की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। अगर वो ख्वाहिश मेरे जरिए पूरी हो सकती थी तो वो क्यों कफराना नेमत करती। इन्होंने बखुशी मुझे बतौर बेटी मान लिया और इन्हें माँ समझकर भी खाला बुलाती रही। बचपन से ही मेरे हवास संभालते उन्होंने ही ये बात मुझे बावर कर दी थी कि इसके असल माँ बाप कौन है। तभी से मैंने इन्हें खाला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक रोज मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं गलत थी। खाला ने मुझे हमेशा प्यार दिया, माँ से बढ़कर मुझे संभाला, लेकिन मेरे अंदर की उम्मीद हमेशा बाकी रही। लेकिन ये उम्मीद इस रोज मरी जब मैंने डॉक्टर की दिखाई रिपोर्ट सबसे पहले जाकर अपनी असल माँ को दिखाई। मैं इनसे बात कर लेती थी, लेकिन वो बात एक माँ बेटी जैसी नहीं थी, बल्कि इसमें झिझक थी, एक आड़ थी। मैं अपना दुख अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहती थी। सो सीधा इनकी तरफ चली गई। वहां गई तो मामा बाबा दोनों तैयार थे कहीं जाने के लिए। मेरी बहन ने मुझे अपनी बहन ही समझती थी, लेकिन मेरे वालिदैन मुझसे कोई रिश्ता रखना गुनाह के बराबर करार देते थे। माँ मैंने कुछ बताना था। इस वक्त मैं रो रही थी जब बाबा उफ कहकर कमरे से चले गए। माँ को भी जल्दी थी जाने की। सो बाबा को गर्दन मोड़कर देखते हुए बोली, क्या हुआ मुकद्दस, ऐसे अचानक? तुम्हारी खाला नहीं आई? वही चंद रस्मी जुमले। मैंने सर झटका और फिर से बोली, माँ वो ये रिपोर्ट्स। लेकिन एन उसी वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और माँ फिर मिलते हैं कहकर मैं गाल पर अपने ठंडे हाथ का लम्स छोड़कर जा चुकी थी। मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादियां हो चुकी थी। तीसरे नंबर वाली आई और मुझसे गले मिली, फिर पूछा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लेकिन जिसकी माँ हम दर्द नहीं हो सकती, बहनें क्या खाक होंगी? यही सोचकर मैं वहां से चली आई और खाला को सब कुछ बता दिया। उस रात के बाद वो औरत मेरे लिए खाला नहीं रही बल्कि अम्मी बन गई। मेरी असल माँ तो मुझे देखते ही नागवार तेवरी माथे पर चढ़ा लेती थी और मेरी अम्मी जिनको हमेशा मैंने पराया समझा था
एक रात में ही वो मेरी अपने ओहदे पर फाइज हो चुकी थी। इन्होंने मुझे हर लम्हे संभाला, हर दफा गिरते हुए मुझे हाथ थमाया, मगर ये नहीं पूछा कि तुम गलत रास्ते पर गई ही क्यों थी। मुझे इस रात मासी के वो तमाम वाकयात याद थे जहाँ जहाँ मैं इनसे बददिल हुई थी, मगर उन्होंने हमेशा मेरे बुरे रवैये को नजरअंदाज किया। मुझे लगता था मामा बाबा ने खाला की बेटी पाने की ख्वाहिश देखकर मुझे दिया है, लेकिन मैं गलत थी। उनकी जानिब तो मेरे लिए मोहब्बत का कशकोल ही खाली था। अगली सुबह खाला आई तो उन्होंने खाना खिलाकर अम्मी ने मुझे चादर लेने को बोला। मैं ठटक गई कि कहाँ जा रहे हैं हम। इनका जवाब था अस्पताल, मगर मैंने इनकार कर दिया। किसी ने गुनाह का निशाना मुझे बनाया था, मगर मैं खुद अपने आप को गुनाहगार नहीं कर सकती थी। मैंने इन्हें इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वह एकदम से बेबस हो गई और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरे इनकार का इनकार ही रहा। एन इसी लम्हे इन्हें कुछ याद आया और वो जल्दी से फोन की जानिब लपकी। हेलो फरजाना, मैं बोल रही हूँ। निगहत, हाँ तुमने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना मुकद्दस का? हाँ, तो तुमने कहीं और तो नहीं कर लिया वो रिश्ता? अच्छा, मैं शाम को तुम्हारी जानिब आऊंगी। एक तरफा फोन पर होती बातों से मैं खूबी अंदाजा लगा सकती थी कि क्या बात की जा रही है। फरजाना आंटी ने मुझे शादी पर देखा था। वो अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। बेटा चूंकि बैरून मुल्क रहता था, इसलिए अम्मी ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। वैसे भी अभी वो मेरी शादी करने के हक में नहीं थी, लेकिन इस वक्त इस रिश्ते का याद आना मैं बाखूबी समझ गई थी। अम्मी नहीं करे, मुझे शादी अभी नहीं करनी प्लीज। सबसे पहले वो मेरे लफ्ज अम्मी पर ठटकी, फिर मुस्कुराकर प्यार से मेरे माथे पर बोसा देकर समझाने लगी। मुकद्दस, मैं जानती हूँ फरजाना को, मुझे यकीन है वो बंदी मेरा मान रख लेगी। और बेटा, अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो हम कैसे इन सब हालात से निपट सकेंगे? इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर मेरी रट वही थी कि मुझे शादी नहीं करनी। बल आखिर आधे घंटे की बहस के बाद वो तंग आ गई और गुस्से से बोली कि शादी तुम्हें करना होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत अल्फाजों में ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और इंसान भी वो जिनमें तुम शरीक नहीं। इस वक्त मुझे खुद पर रश्क आ रहा था। कैसी अजीम औरत को मेरी मां चुना गया है। इनके डांटने पर मैं खामोश हो गई और हामी भर ली। शाम को वो फरजाना आंटी की जानिब गई तो 2 घंटे बाद लौटी। वापसी पर उनका चेहरा एक आसूदा सी मुस्कुराहट से चमक रहा था। इस कदर इत्मीनान ने मैंने कल शाम के बाद आज उनके चेहरे पर देखा था। मैं चुपचाप कमरे में ही बैठी रही जब वो खुद आकर मुझे बताने लगी। मैंने फरजाना से बात की, इसे तमाम हकीकत बता दी और ये भी कि तुम उम्मीद से हो। कल ही इस बात का इल्म भी हुआ है और जानती हो इसे कोई इतराज नहीं। इसने वादा किया कि कभी इस राज के बिना किसी को नहीं लगने देगी और बेटियों के मान के साथ तुम्हें रखेगी। ये बात इसके बेटे को नहीं बताई जाएगी क्योंकि वो तो हफ्ते बाद लंदन वापस चला जाएगा। तुम यहीं पर रहोगे। इस तरह इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। अम्मी की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा था। भला वो अनजान औरत मुझ पर क्यों रहम करने को तैयार है? यही बात मैंने अम्मी से पूछी तो वो फरजाना आंटी को दुआ देते हुए कहने लगी, बेटा, होते हैं ऐसे दोस्त भी जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वह अजीम औरत भी इन लोगों में से एक है। देखना, वो तुम्हें कोई गम नहीं आने देगी। बस तुम मेरा बच्चा ख्याल रखना। कभी ये बात भूल कर भी किसी को ना बताना। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल गर्दिश करने लगा तो मैंने पूछा, अम्मी, ऐसे तो जल्दी होगा तो दुनिया को क्या जवाब देंगे? मेरी बात का मतलब वो समझ गई और बोली, कह देंगे मैच्योर बच्चा है। इस जानिब से कुछ तसल्ली हुई तो मेरे अंदर भी कुछ करार बढ़ने लगा। ये मरला तो पार कर लिया था। इसके बाद अगले मरला सबको इस शादी के लिए रजामंदी करना और इजाजत लेने का था। सबसे पहले तो जब खालू को ये बात पता चली तो उन्होंने इतराज किया कि अभी तो अफनान की शादी की है और हफ्ते के अंदर ही मुकद्दस का निकाह भी। छोड़ो, शादी करना चाहती हो, भला क्या कहेंगे खानदान वाले? मगर अम्मी को खानदान की परवाह नहीं थी। इन्हें बस मेरी रुखसती की परवाह थी और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी खालू की इजाजत थी। ना चाहते हुए भी इन्हें खालू की सब कुछ बताना पड़ा और इस बताने पर शादी से पहले जितने दिन भी वहाँ रुकी खालू से मुंह ही छुपाना पड़ता। मुझे इंतहाई शर्मिंदगी होती। खाला की बताई तल्ख हकीकत पर इन्हें बिल आखिर चुप ही रखनी पड़ी। खाला ने मेरे मामा बाबा को बस बता दिया कि वो मेरी शादी कर रही है। पूछने सरेस ही किया। इन्हें डर था कि अगर इन्होंने भी कोई इतराज कर दिया तो फिर क्या सबको असल वजह बतानी पड़ेगी। मगर इन्हें तो मुझसे कोई सरोकार ही नहीं था। इन्होंने बस सरसरी साथ अच्छा कहकर बात खत्म कर दी। खाला ने ही मेरी शादी की पूरी शॉपिंग की और सारा जहेज तैयार किया, जिसमें बहुत सारा तो वो मेरे बचपन से ही जुड़ती चली आ रही थी। मैं बस गुमसुम से सारे हंगामे को देख रही थी। मेरे दिल में ना कोई खुशी थी ना ही कोई ख्वाब, बल्कि मैं खुद को इस कदर मैला समझ रही थी कि हद नहीं। खानदान वालों ने ये नुक्ता जरूर उठाया कि अगर मुकद्दस की भी शादी करनी थी तो हफ्ता पहले अफनान के साथ ही इसे निपटा देते। अब तो हमें भी छुट्टियां नहीं मिली। पहले ही बच्चे स्कूलों से हफ्ते भर की छुट्टियां कर चुके हैं। जिस पर खाला ने यही कहा कि कोई मसला नहीं, बच्चों की पढ़ाई में
कोई हर्ज नहीं आना चाहिए। अगले साल जब सब लोग फारिग होंगे तो मैं इन्हें एक शानदार दावत दे दूंगी। सब लोग ही बड़बड़ाकर चुप कर गए कि पैसा दिखाती है, ये है वो है, मगर खाला को कोई फर्क नहीं पड़ा। रुखसती से पहले वो बात बात पर रोने लगती, मुझे गले से लगाकर कई कई मिनट दिलासे देती। मैं भी इस हफ्ते में इनसे तमाम लाड उठवा रही थी। जिस दिन रिश्ता तय हुआ तभी उन्होंने मुझे डप्ट कर कर कहा, मुकद्दस ये हफ्ता तुम अपना हर गम भूल जाओ, इससे मनाओ, इंजॉय करो। हम माँ बेटी खुशी खुशी एक दूसरे से जुदा हो गए। इन दुखों के बोझ के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मैंने बज़ाहिर ये बात मान तो ली, मगर अंदर ही अंदर ये दुख हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। बल आखिर वो दिन भी आ गया जिसकी अम्मी ने इतने अरमान सजाए थे। लेकिन अब मैं रुखसत हो भी रही थी तो कैसे, ना कोई मेहंदी ना मायूस, सीधा निकाह के बाद रुखसती। शादी में सिर्फ मेरे वालिदैन थे और इस वक्त भी बाबा बार बार गाड़ी को देखने में मसरूफ थे। इन्हें ये रवैया अपनाए देखकर मेरे बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे और खालू और खाला को ही माँ बाप का दर्जा देकर रुखसत हुई। मेरी सास बहुत अच्छी खातून थी। मुझे घर लाते ही सबसे पहले बकरों का सदका दिया। इस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी सब ठीक था, लेकिन मेरी सास ने शादी पर बोल दिया था कि मुकद्दस घूंघट करेगी। वसीम यही चाहता है कि इसकी दुल्हन घूंघट ओढ़े। सो मैरिज हॉल से लेकर घर तक मैं घूंघट में ही रही। चूंकि सब अपने थे तो किसी को एतराज नहीं हुआ। कमरे में भी मुझे सास ही छोड़कर आई और बगैर कोई नसीहत के किए मेरा माथा चूमकर वापस चली गई। वसीम बहुत अच्छे थे। वैसे भी एक रात में इन्हीं में बल आखिर कितना जान सकती थी। इन्होंने तो मुझे पर्दे या घूंघट के मुतालिक कुछ नहीं बोला और यही कहा कि मैं चल तुम्हें लंदन बुला लूंगा। फिलहाल तुम्हारा वीजा और बाकी कागजात बनने में कुछ वक्त लगेगा। मेरे लिए ये खबर दुखी नहीं बल्कि आसूदा थी कि इस तरह मैं अपने साथ बंधे झूठ को संभालने में कामयाब हो जाऊंगी। अम्मी ने मुझे इतना अच्छा समझाया था कि मैं अपने तमाम बहाने और डर पीछे छोड़कर वसीम की दुल्हन बने बैठी थी। सबसे बड़ा सहारा मुझे सास का था और मेरे लिए एक रूह अफजा बात थी। अगले रोज वलीमे से पहले सास मेरे पास आई और बोली, मुकद्दस जो कुछ भी है वो तुम्हारे और मेरे दरमियान है। बेटा भूल कर भी किसी के सामने जिक्र ना करना। बाकी सब मैं देख लूंगी। और एक बात, तुम अपने ससुर से भी पर्दा करोगी। मैं कोई तंग सहन औरत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। इनसे पर्दा करना। बाकी तुम्हारी जो फरमाइश या ख्वाहिश हो वो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अपनी बेटी को कहीं भी दुखी नहीं देख सकती। सास की पर्दे वाली बात मुझे अजीब लगी, मगर मैं चुप कर गई। अब शायद बहुत सी बातों पर चुप ही करना था। वलीमे पर भी मैंने सास की हदायत के मुताबिक घूंघट ओढ़ा और वलीमे के हफ्ते बाद ही वसीम भी लंदन चले गए। इनका रवैया मेरे साथ ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। मुझे बहुत मर्तबा वो लंदन के मुतालिक बता चुके थे। वहाँ माहौल ऐसा है वैसा है। पाकिस्तान में मुझे घुटन होती है। यहाँ के लोग हुकूमत करना जानते हैं और बहुत कुछ। मैंने बहुत मर्तबा इनका दिल पाकिस्तान के मुतालिक साफ करने की कोशिश की, मगर वो खफा हो जाते। तो रफ्ता रफ्ता मैंने ही इस मौजू पर बात करना बंद कर दी। लंदन जाकर भी मैं ही इन्हें फोन करती हूँ, मुझे फोन नहीं करते थे। अगर कभी फोन ना करने का शिकवा करती तो कहते मसरूफियत बहुत है और वैसे भी तुम वो पाकिस्तानी ही रहोगी जैसे बंदा फोन ना करे और फर्दे जुर्म आयद हो जाती है। सो मेरा ये शिकवा भी दम तोड़ गया। मैं अब पूरा दिन कमरे में ही रहती। घर में काम वालियां थी। खाना सास खुद पकाती थी। मुझे रोज सुबह बिला नागा फल और जूस पिला कर देती। मस्जिद किसी काम को भी हाथ ना लगाने देती। मैं आजिज आ चुकी थी। इतनी बोरियत कभी महसूस नहीं हुई। ससुर भी अक्सर औकात पूरा पूरा दिन बाहर ही होते थे। एक रोज सास समेत घर में कोई भी मौजूद नहीं था और मेरा दिल चाट खाने का कर रहा था। बाहर का दरवाजा बंद करके मैं किचन में आई और मजे से चाट बनाने लगी। बहुत दिनों बाद आजादी महसूस हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था, वरना हर वक्त ससुर के धड़के से दुपट्टा सर पर ही जमाए रखती। मैं चाट बनाकर जैसे ही पलटी, किचन के दरवाजे पर ससुर अभी ही आए थे और अपना जुमला अधूरा छोड़कर मुझे हैरत से देखने लगे। वो शायद पानी मांग रहे थे। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और इन्हें पानी का गिलास थमाया, मगर वो गुमसुम खड़े बस मुझे ही देखते जा रहे थे। इनके चेहरे पर एक कुर्ब था जो मैं समझने से कासिर थी। मेरे जल्दी से घूंघट ओढ़ने पर वो बोले, रहने दो, अब क्या फायदा। तुम्हारी सास मुझसे जो छुपाना चाह रही थी मैंने वो देख ही लिया। सास ठीक ही कर रही थी जो मुझे पर्दे का बोला था, क्योंकि मेरी वजह से ससुर की जान ही चली गई। हाँ, इन्हें सदमा पहुंचा था, बहुत शदीद सदमा। सास जब वापिस आई तो ससुर चारपाई पर लेटे सीना मसल रहे थे। इन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर अंदर इनका मुआयना कर रहे थे। जब मैंने सास को सब कुछ बता दिया कि ससुर ने मेरी शक्ल देख ली है, वो बेचारी मुझे क्या कहती, बस मेरे सर पर हाथ फेरकर फिर से दुआ में मशगूल हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है, शायद ये इनके आखिरी लम्हात हैं। सो जिसने मिलना है मिल सकता है। आपके मरीज को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए इनके पास बहुत कम वक्त बचा है। सास जल्दी से कमरे में गई और 5 मिनट बाद मुझे अपने साथ इस कमरे में ले गई। ससुर जैसे मेरे ही इंतजार
में बैठे थे। सास को देखकर बोले, फरजाना, मैं कोई बोझ अपने सीने पर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं बहू को बता दूं? सास ने रोते हुए इस बात में सर हिला दिया। ससुर फिर मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, बेटी हमें माफ कर देना, हम दोनों ने वालिदैन के किरदार को बखूबी नहीं निभाया। मैं हैरत से इनकी बातें सुन रही थी। भला इस सब से मेरा क्या ताल्लुक? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, बेटा क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ वो जुल्म किसने किया था? इस बात पर मैंने चौंक कर सास को देखा तो वो सर झुका गई। नहीं, मेरे नहीं बोलने पर वो मजीद गोया हुए, तुम्हारे साथ वो जुल्म मेरे बेटे ने किया था, वसीम ने, जब तुम्हारा शोहर है। आसमान टूटना क्या होता है मुझे उस वक्त मालूम हुआ था। क़यामत कैसे बड़पा होती है ये भी उसी लम्हे मुझ पर आया हुआ। मैं शौक के आलिम ससुर को देखती ही रह गई जब वो आखिरी हिचकी लेकर अपने तमाम बोझ से आजाद हो गए। इनके कफन दफन के बाद जब कुछ हालात मामूल पर आए तो सास खुद ही मेरे कमरे में चली आई। जो बात मैं इनसे पूछना चाह रही थी उसे भी बताने की इतनी ही बेताबी थी। बगैर किसी तहमीद के वो बोलने लगी, उस दिन जो बात तुम्हारे ससुर अधूरी छोड़ गए थे आज मैं वो पूरी करने आई हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा है, जिससे इसकी जबान के साथ साथ सोच भी अंग्रेजों वाली हो गई है। इसे पाकिस्तान हमेशा से ही खिलता था, तभी इसने लंदन में शादी कर रखी है। जब वो यहाँ वापिस आया तो मैं नहीं जानती तुम उसे कहाँ मिली। उस दिन वो नशे में चूर घर से निकला था और फिर तुम्हारे साथ ज्यादती करने के बाद वो इसी नशे की हालत में वापिस घर आ गया। हम दोनों ही इसके लिए जाग रहे थे मगर घर आते ही वो बेहोश हो गया, लेकिन नशे की हालत में वो तुम्हारी बातें कर रहा था। उसी वक्त इसे होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, जिसकी कोशिश से वो होश में तो आ गया। तो मैंने इससे वजाहत मांगी और जवाबन इसने बताया कि वो लड़की कहाँ पड़ी है। हम दोनों रात के अंधेरे में तुम्हें ढूंढते वहां तक पहुंचे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी अजीज सहेली के घर ही मेरा बेटा नक्ब लगाएगा। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करती तो मेरी दोस्त कभी मेरे सामने सर ना उठा सकती। लेकिन तुम मेरी दोस्त की बेटी हो ये बात मेरे शौहर नहीं जानते थे। बाकी एक नॉर्मल अंदाज में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और बेटे को भी नहीं बताया कि तुम वही लड़की हो। उसे कौन सा याद था, तभी मैं तुम्हें ससुर से पर्दा करने को बोलती थी। अब यहाँ रहना है या ना रहना तुम्हारा फैसला है, लेकिन ये बात जहन में रखना कि मेरा बेटा कभी राह रास्त पर नहीं आएगा। यहाँ रहकर अपनी जिंदगी शुरू करो बजाय इसका इंतजार करने के। मैं बस खामोशी से सास की बातें सुन रही थी और फिर जाकर खाला को सब बताने के बजाय मैंने चुपचाप वहाँ रहना कबूल किया। अगर ऐसा ना करती तो माशरा मुझे कबूल ना करता। मेरा शौहर वापस आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक बहुत प्यारा बेटा है जिसकी तरबियत मैं ऐसी करूंगी जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तरह की मजीद अच्छी और सबक आमूज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।